हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हमने कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने ये पढ़ा था कि कंपनी वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या उसके कोई पुराने एक्ट में, यानी कि जो 2013 से पहले जो वैलिड एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड हो। ठीक है, कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। ये पॉइंट्स पढ़े थे जी हमने। एक तो कंपनी एक एओपी है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 में, और कंपनी के मालिक ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। और कंपनी को संभालता, मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर ही कुछ लोगों को चुनते हैं ताकि वो बिजनेस को मैनेज कर पाए, डेली बिजनेस एक्टिविटीज में डिसीजन ले पाए और उनको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, अब हमने लिखना है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। हेडिंग लिखेंगे फीचर्स। फीचर्स ठीक है। सबसे पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, यानी कि कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है। अब कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, एक अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। ठीक है, अ कंपनी has an identity distinct from its members. Distinct from its members. ठीक है जी। अब सबसे जरूरी बात, its assets and liabilities. Its assets and liabilities are separate from those of its owners. अब एक एग्जाम्पल देता हूं साहब, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीद रखा है, तो क्या ये कहना सही होगा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं? बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मालिक हूं, इसका मतलब अगर मेरे को कानून ना रोके तो उसके असेट्स का भी तो मालिक हूं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जिस धंधे का मैं मालिक हूं, उस धंधे के अगर कोई असेट्स हैं, उनका भी मैं मालिक हूं। तो कायदे से तो साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीदो और उनके ऑफिस में जाओ, उनका पंखा उतार के घर ले जाओ, उनके वहां पे पानी की मशीन लगी हुई है वो ले जाओ, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी पड़े होंगे वो ले जाओ, लाइटें उतार के ले जाओ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के असेट्स ओनर के असेट्स नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ओनर का कंपनी के असेट्स पर कोई अधिकार नहीं है, यह समझना जरूरी है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म होती और प्रोप्राइटरशिप के पास कोई गाड़ी होती, फ्रिज होता, एसी होता, तो वो सारे असेट्स पर प्रोप्राइटर का पूरा अधिकार है। प्रोप्राइटर जब चाहे वो उतारे और घर ले जाए। ठीक है, उतना उसकी कैपिटल से कम कर दिया जाएगा। तो उन असेट्स पर उसका अधिकार सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है, यहां पे तो इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। ठीक है, द लॉ डज नॉट recognize the business and owners to be one and the same.
to be one and the same. आर्टिफिशियल पर्सन, सब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन इसलिए है क्योंकि वो अब अपने नाम में प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, किसी को सू कर सकती है या खुद भी सू हो सकती है। आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये खाना नहीं खा सकती, ये बातें नहीं कर सकती, नॉन लिविंग पर्सन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, like natural persons, a company can own property, incur debt, borrow money, enter into contracts, sue and be sued, sue कर भी सकती है और sue हो भी सकती है। But unlike other person, नहीं, अनलाइक देम लिख देते हैं सीधा नेचुरल पर्सन्स की जगह। इट कैन नॉट ब्रीथ, ईट, स्लीप, therefore it's called an artificial person. Therefore it's called an artificial person. साहब, कंपनी को बनाना और कंपनी को बंद करना बहुत मुश्किल है। बनाना फिर थोड़ा आसान है, बंद करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है। पब्लिक का अगर पैसा लगा है तो सरकार इतनी आसानी से बंद तो करने देगी नहीं। सरकार सारे सवाल पूछेगी कि भाई साहब, अगर नुकसान हुआ, घाटा हुआ, धंधा आज बंद करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो पकड़ेगी और डंडा भी मारेगी। ठीक है, इसलिए जितना आसान है, बनाना भी मुश्किल है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंपनी को बंद करना। एंड द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन अ कंपनी इज नोन एज वाइंडिंग अप। ठीक है, तो वाइंडिंग अप के प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ये तरीके से आप अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें वन लाइनर लिख देता हूं। फॉर्मेशन and winding up of a company is a time consuming expensive and a complex procedure. And a complex procedure. ठीक है, चलें आगे। परपेचुअल सक्सेशन, तो यानी कि मालिक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। मैनेजमेंट
भी आती रहेगी जाती रहेगी, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अ कंपनी कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ, और मैंने आपको बताया उसको क्या बोलते हैं, बंद करने के प्रोसीजर को वाइंडिंग अप प्रोसीजर। ठीक है, तो किसी बंदे के आने से जाने से, यानी कि अभी तक हमने जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं उसमें यही पढ़ा है, मालिक की डेथ हुई, मालिक इंसॉल्वेंट हो गया, मालिक रिटायर हो गया, तो फर्म की ऐसी की तैसी हो गई, फर्म बंद हो गई, अब नई बनानी पड़ेगी। यहाँ पर कंपनी की सक्सेशन परपेचुअल होती है, जैसे हमने LLP में पढ़ा। ठीक है, कि सक्सेशन रहेगी, कंपनी कहीं नहीं जा रही। अगर धीरू भाई अंबानी की डेथ भी हुई तो रिलायंस आज भी है, स्टीव जॉब्स की डेथ हुई तो आज एप्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कंट्रोल। अब इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है ओनर्स का, शेयर होल्डर का, डायरेक्ट कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, क्योंकि रोजमर्रा के डिसीजन शेयर होल्डर नहीं लेता। आपने रिलायंस का कंपनी का शेयर ले रखा, आपको पता भी है कि कंपनी क्या काम कर रही है, कौन सी डील कर रही है, रोज कौन से खर्चे कर रही है, बिल्कुल नहीं पता आपको। तो कौन लोग हैं जो सारे के सारे खर्चे, सारे के सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल of the affairs of the company is undertaken by the board of directors, is undertaken by the board of directors. The shareholders do not have the right to be involved in the day-to-day running of the business. So रोजमर्रा के डिसीजंस जो होते हैं उसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होता। जो बहुत ज़रूरी वास्ट डिसीजंस होते हैं उसमें शेयर होल्डर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंपनीज एक्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, कि इन कामों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल काफ़ी नहीं है, यानी कि दो लोग हैं, एक मैनेजिंग कमेटी है और एक आपकी ओनरशिप है जो कि शेयर होल्डर्स हैं। तो साहब कुछ जो रोजमर्रा के डिसीजंस हैं, यानी कि ये रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं नहीं, ये मशीनरी खरीदने की नहीं, ये सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल से हो सकते हैं। कुछ बहुत पेचीदा डिसीजन जैसे कि कंपनी नए इक्विटी शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो साहब नए इक्विटी शेयर्स इशू करने का मतलब मेरे मालिकाना हक का बंटवारा हो रहा है। अगर मैं शेयर होल्डर हूं और कंपनी और शेयर्स इशू करेगी तो आज कंपनी के अंदर मेरा जितना हिस्सा है क्या वो इफेक्ट होगा? 100% होगा। तो साहब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से काम नहीं चलेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, बिजनेसेस हैं जिनके लिए सरकार ने कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि साहब शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन से ही होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको कभी बताऊंगा सत्यम का केस, अगर आपको पता हो 2009, हाँ 9 में आया था। 2009 में साहब कहानी यही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया। इसकी वजह से एक फ्रॉड जो कि कई सालों से चल रहा था वो पकड़ा गया। ठीक है, तो हम इसको कभी जब फ्री होंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, कभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरा इन डिटेल सत्यम का केस सुनाऊंगा। ठीक है, ओके। डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस।
अब अगली कहानी लायबिलिटी। सब वर्ल्ड के ना जो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं उनमें से एक सबसे बड़ा स्कैम आज तक पूरे वर्ल्ड में जो हुआ है वो है एनरॉन। एनरॉन एक कंपनी थी जो बहुत सालों से स्कैम कर रही थी, धोखा दे रही थी लोगों को। बट आप एक बात समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या अकाउंटिंग फर्म, इंडिया में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है, यूएस वगैरह में एश्योरेंस फर्म बोलते हैं। तो ये यूएस की कंपनी थी, ठीक है, और यूएस की उस वक्त पे यूएस की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी आर्थर एंड एंडरसन। ठीक है जी। और इन लोगों ने इस कंपनी का ऑडिट कर रखा था, यानी कि इंस्पेक्शन कर रखा था और साइन कर रखा था कि भाई साहब कंपनी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, मैं शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मैं आज देखना चाह रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है, आगे कितना प्रॉफिट होगा, क्या मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब उनकी प्रॉफिट स्टेटमेंट पिछले 3 या 5 सालों की, उनकी बैलेंस शीट, ये सारी चीजें चेक करके मेरे को पता लग जाएगा कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, हेल्थ अच्छी है या खराब है। अगर अच्छी है फर्दर और अच्छी हो सकती है कि नहीं, अगर फर्दर अच्छी हो सकती है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो मैं पैसा लगा के पैसा कमा सकता हूं। यही तो शेयर होल्डर डिसीजन लेता होगा, इसी प्रोसेस से, ऐसे ही तो डिसीजन वो लेता होगा। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके बेसिस पर आप ये फैसला कर रहे हो, अगर वो स्टेटमेंट्स ही झूठी हो और उसमें विंडो ड्रेसिंग की गई हो और उसमें झूठा मुनाफा दिखाया हो, तो साहब वो तो सारा का सारा प्रोसेस ही बेकार हो जाता है ना फिर तो। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑडिटर की बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो साइन कर रहा है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया कंपनी तो बंद होगी, ऑडिट फर्म की ऐसी की तैसी साथ में होगी। सो आर्थर एनरॉन तो बंद हुई, आर्थर एंडरसन भी इंसॉल्वेंट हो गई। कमाल की बात यह है कि जब वो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया था, लोअर कोर्ट के डिसीजन आते ही 3 साल लगे शायद उनको, यूएस का केस है तो मेरे को स्पेसिफिकली इतना पता नहीं है, आर्थर एंडरसन को 3 साल लगे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में, यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो केस रिजॉल्व कराने के लिए, और आर्थर एंडरसन वो केस जीत गया और उसमें ये साबित हो गया कि आर्थर एंडरसन लायबल नहीं है। लेकिन लोअर कोर्ट के डिसीजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में 3 साल का वक्त लगा। तब तक कंपनी का इतना बिजनेस बाकी फर्म्स में जा चुका था कि कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुकी थी। ठीक है, तो समझो कि एक स्कैम हुआ, उसकी वजह से साथ के साथ दूसरी फर्म का बेड़ा गर्क हो गया। तो हिंदुस्तान में भी साहब 2009 में एक सत्यम का केस हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ मैं कभी आराम से समझाऊंगा। और इनके ऑडिटर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स साहब दुनिया की टॉप बिग 4 कंपनी है, यानी कि ऑडिटिंग फर्म्स की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 4 बड़ी फर्म्स हैं जो इसमें गिनी जाती हैं, जिसमें से एक PwC है, बाकी जो है EY, KPMG, डिलॉयट है। तो ये 4 कंपनीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा धंधा है ऑडिट का और एश्योरेंस का और अकाउंटिंग का। ठीक है, PwC ने इनकी बैलेंस शीट साइन कर रखी थी, हैदराबाद की कंपनी थी साहब। ये कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो गया, कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी मर्ज हो गई, ठीक है, और कंपनी को खरीद लिया गया, लेकिन शेयर होल्डर का बेड़ा गर्क हो गया साहब। कोई एक पर्टिकुलर शेयर जो घूमता था 1200-1300 पे, वो 6 रुपए पे आके रुका। ठीक है, तो कई हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया शेयर होल्डर्स को। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? एक ऐसी कंपनी की वजह से हुआ जिसकी ब्रांड की वजह से हम लोग आंख बंद करके सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाय कर रहे थे। ठीक है, इसलिए PwC को बैन कर दिया गया। PwC का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। PwC के 2 पार्टनर्स जो थे उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, एंड अब फिलहाल सिचुएशन ये है कि PwC ने ये कह दिया है कि भैया वो पार्टनर्स का अपना डिसीजन था, उन्होंने खुद साइन किया, PwC की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जबकि होनी तो चाहिए। ठीक है, बट ठीक है, वो एक डील क्रैक कर रहे हैं हमारी सरकार के साथ ताकि फर्म बच जाए, पार्टनर का जो होता है सो हो। ठीक है,
बट बहुत लंबा हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं इस केस को चलते चलते, एंड अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेट्स सी कब डिसीजन आता है। ठीक है, लायबिलिटी की बात कर रहे थे हम, लायबिलिटी के बारे में लिखेंगे। The liability of the members is limited to the extent of the capital contributed by them in a company. So इसका मतलब अगर शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है 10 रुपए का, ठीक है, और उसने अभी तक आपको 8 रुपए दिए हैं, तो आप एट मैक्स उससे 2 रुपए मांग सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है एक कंपनी में। ठीक है जी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कंपनी के केस में ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द शेयर। तो जितने का शेयर उन्होंने खरीदा है उस पर जितना पैसा बकाया है, जितना बचा है अभी जो नहीं दिया उन्होंने, बस उतना पैसा आप उनसे ले सकते हो। उसके अलावा आप ना रिकवरी उनके पर्सनल एसेट से करोगे, ना किसी और चीज से कर सकते हो। ठीक है। 7th, कॉमन सील। सो कॉमन सील कुछ नहीं होती, स्टैंप होती है साहब एक तरीके की, जो कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट पे होनी चाहिए। तो कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 2 तरीके की सिचुएशन है। ठीक है। A company may or may not have a common seal. A company may or may not have a common seal. If a company has a common seal, it must be affixed. To all the important documents of the company. और अगर नहीं है सील तो उस केस में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो साइन कर सकता है, वो बोर्ड उसको ऑथराइज करेगा उस बंदे को, और वो साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे। तो साहब कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन ना, तो कंपनी कैन नॉट साइन, तो कोई आदमी साइन करेगा ना उसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। रिस्क बियरिंग। सब अब कहानी ये है कि सोल प्रोपराइटर में पैसा सारा का सारा किसका इन्वेस्टेड होता है? प्रोपराइटर का। पार्टनरशिप में 4-5 पार्टनर्स, 10 पार्टनर्स का। शेयर होल्डर जब कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनका नंबर बहुत ह्यूज हो सकता है, तो उस पर लिमिट नहीं है इन केस ऑफ अ पब्लिक, पर प्राइवेट में फिर लिमिट है। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड के केस में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। उससे क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह पे लगा है तो रिस्क डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए रिस्क बेयरिंग पावर बढ़ जाती है आपकी। लिखेंगे इसके बारे में। The risk of losses in a company is borne by all the shareholders. Therefore, the risk
of loss gets spread over a large number of shareholders. ठीक है? चले आगे। मेरिट्स ऑफ अ कंपनी, ये पढ़े थे फीचर्स, अब पढ़ रहे हैं मेरिट्स। तो मैं अब एक हेडिंग वर्ड लिखवाऊंगा, फिर एक लाइन में उसको कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ये लिमिटेड लायबिलिटी, साहब शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द प्राइस ऑफ द शेयर। लायबिलिटी ऑफ shareholders is limited to the unpaid amount of shares, यानी कि शेयर्स पे उन्होंने जितना पैसा नहीं दिया बस उतना आप ले सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, साहब ओनरशिप ट्रांसफर करना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो अब मेरी जगह वो मालिक है, ठीक है। और डीमैट अकाउंट, जैसे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, तो मैंने अगर आज शेयर खरीद रखा है तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं। मैंने जैसे ही उसको मार्केट में बेचा, वो मार्केट में किसी और ने खरीद लिया है, तो जैसे ही किसी और ने खरीदा है, अब वो शेयर होल्डर है, मैं नहीं हूं, ठीक है। ease of transfer of ownership adds to the advantages of a company. Adds to the advantages of a company. परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऊपर लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिखा रहा। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एज कंपेयर्ड टू a proprietorship business or a partnership firm, a company has वास्ट रिसोर्सेज। साहब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम यही तो लिमिटेशन में पढ़ते होते थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, कि एक वक्त के बाद ग्रो करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कंपनी के पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये फायदा है उनके लिए। Therefore, there is a greater scope of expansion. Thus, there is a greater scope for expansion. ठीक है। फिर है जी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब यही लिमिटेशन था बाकी जगहों पर कि साहब एक प्रोप्राइटरशिप के पास बेचारे के पास पैसा ही कम होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे ही कम होता है, तो वो एजुकेटेड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोगों को हायर नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते।
कंपनी दे सकती है, कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, बस कंपनी को उनसे बेनिफिट लेना है कि जितने की मैं सैलरी दे रही हूँ उससे कई ज़्यादा बेनिफिट उससे मिल जाए, और वो बेनिफिट निकाल भी लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी कैन पे हायर सैलरीज, इसलिए वो लोग प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर करते हैं एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उस स्ट्रीम में कई साल का एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, ठीक है। सो इट विल हेल्प देम। लिखेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट, a company can afford to pay, a company can afford to pay higher salaries to specialists and professionals. To specialists and professionals. It can therefore employ people, it can therefore employ people who are expert in their area of specialization, in their area of specialization. ठीक है, the scale of a company leads to division of work. The scale of a company leads to division of work. Therefore, each department deals with one particular activity which gradually helps them to specialize in that particular activity. समझो साहब, क्योंकि कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, कंपनी का स्केल बहुत बड़ा हो जाता है, कंपनी की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी डिवीजन ऑफ वर्क शुरू हो जाती है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट बना दो, उसके लिए वहां पे बंदे रख दो, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ माल खरीदेंगे। प्रोडक्शन के लिए वो सिर्फ माल बनाएंगे, ठीक है जी। सेल्स के लिए सिर्फ माल को बेचेंगे, मार्केटिंग वाले से मार्केटिंग करेंगे। अब इससे क्या होता है, क्योंकि स्केल बड़ा है, मैं डिवीजन कर सकता हूं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकता हूं। प्रोप्राइटरशिप के बेचारे के पास धंधा ही कुछ नहीं है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करके करेगा क्या, ठीक है। कंपनी ये बेनिफिट उठा सकती है। अब डिवीजन ऑफ वर्क जब मैंने कर दिया, तो परचेज वाला अगर 5 साल तक परचेज का ही काम कर रहा है, तो उसके पास मार्केट लीड भी होगी, उसको सब कुछ पता होगा मार्केट के बारे में, और उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी उसी काम में, ठीक है। एंड कंपनी को फिर बेनिफिट मिलेगा उसी एक्सपर्टीज का, ठीक है जी। सर पढ़ के आना ये सब कुछ, नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।